हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बारे में और आभासी विस्थापन भी निकालेंगे। तो इसमें वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आपको दो ग्लास दिया जाए और एक ग्लास में पानी भर दिया जाए पूरी तरह से और दूसरे को खाली रखा जाए और ऊपर से ऑब्जर्व करने के लिए बोला जाए कि आप उन ग्लास को ऊपर से देखिए, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस ग्लास में पानी है उसकी पेंदी थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या है कि वहाँ पे उसकी पेंदी का शिफ्ट हुआ है, यानी कि विस्थापन हुआ है। क्यों? अपवर्तन की वजह से, यानी कि उसके पेंदी का इमेज थोड़ा ऊपर उठकर बनता है। जैसा कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है वाटर में और ये एयर है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका जो इमेज मिल रहा है वो इस पॉइंट पे मिल रहा है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठकर। तो इस पॉइंट से जो ये डिस्टेंस होगी ये अपेरेंट डेप्थ होगी, इसी को बोलेंगे आभासी गहराई। लेकिन रियल डेप्थ इसकी यहाँ से यहाँ तक है। तो इस डायग्राम को समझते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फाइंड करते हैं तो उसके लिए कम से कम दो किरणों का होना जरूरी है, चाहे वो परावर्तन से बने चाहे अपवर्तन से बने। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट हमारी O है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण ये सीधे, यानी कि इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं वो सीधे निकल जा रही हैं अविलंब को अनुसरित करते हुए, यानी कि अविलंब को फॉलो करते हुए ऐसे सीधे निकल जा रही है। और दूसरी किरण यहाँ से इस तरह से जा रही है, पॉइंट बी पर जाकर जब ये स्ट्राइक कर रही है तो इसका अपवर्तन हो जा रहा है किसमें? वायु में आर कोण पर, और इसका आपतन हुआ था आई कोण पर। अब इसका और इसका डायरेक्शन देखने के बाद ये पता चल रहा है ये तो इधर चली जा रही है और ये वाली सीधे निकल रही है। तो इसका इमेज अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना चाहेंगे तो मिलेगा नहीं अभी। तो इसको बैकवर्ड जब एक्सटेंड करेंगे तो ये इस पॉइंट पे आकर मिलेगा और ये वाली किरण भी इसी पॉइंट पे मिलेगी। मतलब इसका जो इमेज मिल रहा है वो हमको आई पर मिल रहा है। अब क्या होगा, अगर वास्तव में देखें तो बी वाला जो पॉइंट है वो वास्तव में ए के बहुत समीप है, बट फिगर को क्लियर करने के लिए इसको दूर बनाया गया है। अब पॉइंट बी पर एट पॉइंट बी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे देखिए ये एंगल आपका आई है तो ये भी एंगल आई होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो लाइनें हैं, यानी कि N1 और N1 डैश, N2 और N2 डैश, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये एक त्रियक रेखा होगी, यानी कि जो दो समांतर रेखाओं को काट रही है। इसलिए ये कोण आई है तो ये भी कोण क्या होगा? आई ही होगा, एकांतर कोण है। और ये अगर कोण R बना है तो ये पूरा कोण क्या होगा? इसका वर्टिकली अपोजिट होगा, मतलब शीर्षाभिमुख कोण होगा। R अगर ये है तो ये भी R होगा। अब ये वाला जो लाइन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये इसके लिए ये वाला कोण एकांतर कोण होगा, क्योंकि फिर वही केस, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाले कोण और ये वाले कोण क्या होंगे? एकांतर कोण। तो ऐसी केस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कितना होगा? अब देखिए N2 से N1 में जा रही है तो आप किस तरह से लिखेंगे? 2N1, मतलब सेकेंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है। इसको आप लिखेंगे कितना? N1 बाई N2। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। बट अब हमें साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालनी है, तो इन ट्रायंगल हम चलेंगे BOA से। इन ट्रायंगल BOA साइन आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन आई यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेनस बनेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा AB बाई कितना? OB। और इन ट्रायंगल ABI या IAB, यहाँ से आप निकालेंगे साइन आर
तो साइन आर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, ए बी बाई आई बी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो साइन आई और साइन आर का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा ए बी बाई ओ बी, ये साइन आई की वैल्यू है, साइन आर की वैल्यू है ए बी बाई आई बी, इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, N1 बाई N2, ऐसा मिल जाएगा। अब ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा N1 बाई N2 इज इक्वल टू आई बी बाई ओ बी, ऐसा मिल जाएगा। ये एक केस आपको मिल गई, लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। हमने अभी बताया कि इस फिगर में आपको जो ये फिगर दिखाई पड़ रहा है बी, एक्चुअल में ए के बहुत ज़्यादा समीप है, यानी कि आप बी वाला जो पॉइंट है ये ए के बहुत समीप है, यानी कि सीधे सीधे आप देख रहे हैं इसको। ये डायग्राम क्लियर करने के लिए दूर बनाया गया है। तो इस केस में क्या होगा कि बी ए के जब बहुत समीप होगा तो आई और आर बहुत छोटे होंगे। बी ए के जब बहुत समीप होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिंस बी इज वेरी वेरी क्लोज टू ए, देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से आई एंड आर विल बी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। और इस केस में आपको क्या मिलेगा कि साइन आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टेन आई, आप करके देख सकते हैं, और साइन आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टेन आर। यानी कि जब ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यानी कि साइन आई की वैल्यू अभी आपने निकाला था, तो आपको क्या मिला था, यानी कि आपको मिला था ए बी बाई ओ बी, ए बी बाई ओ बी टेन आई की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपने जो यहाँ पे निकाला है आई बी बाई ओ बी, ये वैल्यू जो आपको मिली है, आई बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ए आई के, देयरफॉर आई बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए आई, एंड यहाँ से दूसरी वैल्यू आपको मिली है ओ बी, ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा ओ ए। देयरफॉर आपको मिल जाएगा N1 बाई N2 इज इक्वल टू आई बी की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दीजिए। देखिए आई बी की वैल्यू अब यहाँ पे नियरली इक्वल टू ए आई के हो गया है, ए आई, और ओ बी की वैल्यू इक्वल हो गई है लगभग किसके, ओ ए के, तो यहाँ पे ओ ए पुट कर दीजिए। तो आपको मिलेगा कितना, ए आई की वैल्यू ही फिगर से अगर देखने के बाद हमको पता चल रहा है कितनी है, इसको हमने डी अपेरेंट यहाँ पे शो किया है ए आई की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू को हमने यहाँ पे डी पुट किया है, तो ये हो जाएगा N1 बाई N2। तो यहाँ से डी अपेरेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी इंटू N1 बाई N2, ऐसा मिलेगा। इफ़ N1 इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर लें, इफ़ N1 इज इक्वल टू 1 और N2 इज इक्वल टू n, अगर ऐसा हम कंसीडर करते हैं, ऐसा किस लिए, क्योंकि N1 हमारा क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ऑलवेज 1, और N2 यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 1 नहीं होगा। तो इस केस में डी अपेरेंट आपका जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, डी बाई एन, डी बाई एन, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। तो ये आपका आभासी गहराई का फार्मूला आया, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, या यहाँ से भी आपको हो सकता है इस वाले फार्मूले पे भी न्यूमेरिकल मिल जाए, यानी कि आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई बराबर क्या होता है, ये आपका N1 बाई N2 होता है।
ये हो सकता है कि कहीं आपको न्यूमेरिकल में यूज करना पड़े, तो एक्चुअलिटी तो यहाँ पे है। अगर एयर नहीं होता तो इसको हम ऐसे ही रखते, यहाँ पे आते, इसका यूज करते और इसके अकॉर्डिंग अपेरेंट डेप्थ हम लोग निकालते। बट अब अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो रहा है इस पॉइंट पे, हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि जिस तरह से हमने इसको एज्यूम किया है वो मैं करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये वैल्यू आएगी, आप किस तरह से इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया कि b क्या है, a के बहुत समीप है यानी कि क्लोज है। तो इस केस में हमने क्या कंसीडर किया, साइन आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टेन आई। तो साइन आई की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड कर ही लिया था। साइन आई इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, जो वो आया था ए बी बाई कितना, ओ बी। अब इसी वाले ट्रायंगल से अगर हम चलेंगे, टेन आई की वैल्यू निकालेंगे, तो टेन आई इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, ये देखिए परपेंडिकुलर आपका ये हुआ और बेस ये हुआ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, ए बी बाई ओ ए, ए बी बाई ओ ए। और इन दोनों केसेस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू यानी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल ये है, इसके लिए आर्क का काम यही करेगा, और रेडियस तो आप यही एज्यूम करेंगे जब आई बहुत छोटा होगा तब इस केस में आपको क्या मिलेगा, ए बी बाई ओ ए। अब यहाँ पे देखिए ए बी बाई ओ बी, ए बी बाई ओ बी, यहाँ से जो आपको दिखाई पड़ रहा था ये वाली साइड लगभग इसके बराबर हो गई है क्योंकि आई बहुत छोटा है। इस केस में आई अगर छोटा है तो यही वैल्यू तो आपको देखने को मिल रही है टेन आई की, और यही वैल्यू इस केस में जब यहाँ पे हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, इस साइड के बराबर हो जाएगा। तो चाहे हम साइन में हाइपोटेनस रखें, यानी कि इस केस में आपको क्या मिल गया है, ओ बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए के हो गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे मानी गई है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए के हो गया है। आई बी, आर के लिए हम बात किए थे जब, तो यहाँ से साइन आर इज इक्वल टू टेन आर के हुआ था, इज इक्वल टू आर के। तो यहाँ पे भी वही केस लगाइए, आर इज इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का काम तो यही करेगा, और रेडियस यानी कि ये वाली साइड आपको देखने में बड़ी ज़रूर लग रही है क्योंकि फिगर स्पष्ट बनाने के लिए दूर बनाया गया है। तो ये वाली साइड लगभग इसके बराबर है। तो इस केस में आपको क्या मिला, आपको मिला आई बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए आई, ये केस है। और यहीं से अगर आप r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है r इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क की वैल्यू ए बी और रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आई। ये चीज़ आपको मिल जाएगा ऐसे। अब यहाँ से साइन r की वैल्यू जो यहाँ पे निकाली गई है वो ए बी बाई आई बी है। तो साइन r की वैल्यू जो आपने निकाला है वो कितना है, वो आपकी है ए बी बाई आई बी, ये वैल्यू है। बट यहाँ पे आई बी किसके बराबर हो गया है, ए आई के। तो यहाँ से साइन आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए बी बाई ए आई, ऐसा लिखेंगे। और टेन आर की वैल्यू भी अगर हम ट्रायंगल से चलेंगे तो यही आएगी, आप निकाल के देख सकते हैं। टेन आर इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, देखिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ, टेन आर इज इक्वल टू ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा और ये आपका बेस बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, आप ऐसे आसानी से इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको अब भी है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सएप करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही प्रोवाइड करा देंगे। और वीडियो को आप अगर अंत तक वॉच करते हैं तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वीडियो को बस पूरा अंत तक वॉच करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अभी लेकिन ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुई है। अब इस टॉपिक में क्या है कि हमने बोला था कि अभी हमें अपैरेंट शिफ्ट निकालना है, आभासी विस्थापन निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आभासी विस्थापन कितना हुआ है ये ज़रा देख लीजिए। बाई फिगर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ पे थी और अब ये शिफ्ट हो गई है यहाँ पे। तो जो इसका अपैरेंट शिफ्ट हुआ ये हुआ है, ये वाला, यानी कि यहाँ से आई ओ जो है
वो आपको निकालना है। अपरेंट शिफ्ट आपको निकालना है, यानी कि आभासी विस्थापन। ये कितना हो जाएगा? तो आभासी विस्थापन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कितना? डेल्टा डी इज इक्वल टू, बाई फिगर अगर हम देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा डी माइनस डी अपरेंट, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा डी की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा डी माइनस कितना? डी अपरेंट की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख रखी है, ये हो जाएगा डी बाई एन। और इस केस में आपको मिलेगा कितना? डेल्टा डी इज इक्वल टू, डी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई एन, ऐसा मिल जाएगा। ये आपका अपरेंट शिफ्ट होगा। तो हो सकता है आपको इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल मिले, इस पे भी मिल सकता है, इस पे भी मिल सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बात कर लेते हैं। हालांकि आपको यहीं तक जानना था, लेकिन बात तो आगे करनी ही चाहिए। इसमें क्या है कि इसकी कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। तो मेन फार्मूला तो आपका ये है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में आपको इसका भी यूज करना पड़े, तो कोई बात नहीं है, आप बस वीडियो को अंत तक देखें। अब इसकी कुछ स्पेशल केसेस की अगर बात करें तो वो क्या हो सकती हैं? ये आपका मेन फार्मूला है, डी अपरेंट इज इक्वल टू डी बाई एन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस केस में एन क्या है? आपका जो भी सेकेंड मीडियम है डेंसर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि अभी हमने माना था n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू n, तब इस केस में ये चीज़ हमको मिली थी। अगर n आपका ग्रेटर देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तब इस केस में आपको डी अपरेंट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? लेस देन डी मिलेगा। आप देख सकते हैं जब ये वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1, यानी कि सपोज यहाँ पे डी बाई 2, हमने n की वैल्यू यहाँ पे 2 कंसीडर कर ली है, तो जाहिर सी बात है जो d की वैल्यू थी वो अब आधी हो जाएगी, यानी कि हाफ से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में डी अपरेंट जो मिलेगा वो आपको d से छोटा मिलेगा। इसी का जस्ट अपोजिट, इफ़ n इज लेस देन 1, तब इस केस में डी अपरेंट आपको मिलेगा क्या? ये ग्रेटर देन d मिलेगा। यानी कि इस केस में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि अभी तक जो ऑब्जेक्ट थी वो कहाँ पे थी? डेंसर में है। अब ये वाली जब केस यूज करेंगे तो इस केस में ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पे रखी गई होगी? रेयर में, मतलब वायु में ही होगी। तो आप इन दोनों कंडीशंस को याद रखें। साथ ही साथ एक कंडीशन और भी हो सकती है कि अगर बहुत सारे मीडियम एक साथ में कंबाइन है, ऐसे कुछ ऐसे करके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, इसका इमेज यहाँ पे मिला, तो ये डी अपरेंट आपका हो गया, और ये इसकी डिस्टेंस टोटल क्या है? डी है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 है, n2 है, n3 है, सो ऑन, बहुत सारे हों। तब इस केस में आपको जो डी अपरेंट मिलेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपने अभी निकाला, ये अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा, यानी कि इसको आप d1 सपोज करिए, इसको d2, इसको d3, तो ये हो जाएगा d1 बाई कितना? अभी इस फार्मूले का यूज करेंगे तो n1 प्लस d2 बाई n2 प्लस d3 बाई n3 प्लस अगर n है या k है तो dk बाई कितना हो जाएगा? nk। तो इस तरह से अगर श्रेणी क्रम में बहुत सारे आपके मीडियम्स एक दूसरे से जुड़े हों तो इस क्रम में आपका डी अपरेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, बट इन सब की ज़रूरत शायद आपको ना पड़े, लेकिन जानकारी ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।